हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री को धीरे धीरे कवर करते हुए आ रहे हैं और हम इससे पहले चैप्टर 1 का मतलब जो था शॉर्ट क्वेश्चन था वो हम कंप्लीट करा चुके थे, और उससे पहले ऑब्जेक्टिव फिर जो सर आपको बोला था वो सब कंप्लीट करा चुके थे। सिर्फ बच गया दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन बचा, और इस वीडियो हम इसे भी कंप्लीट करेंगे। इसमें कुल 5 प्रश्न है और इन 5 प्रश्न को हम एक ही वीडियो में देख लेंगे। और यदि आपने इससे पहले वाले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और बाकी सभी विषय का वीडियो नहीं देखा है तो उससे भी जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 1 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ दीर्घोत्तरीय प्रश्न है चैप्टर 1 का। इसमें पहला प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबुल और गैरिबाल्डी के योगदानों की चर्चा करें। तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबुल और गैरिबाल्डी का क्या क्या योगदान था, उसके योगदान जो दिए उनका चर्चा करना है। ठीक, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ऊपर कुछ लिख देंगे कि इटली का एकीकरण कैसे कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों। यानी इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में मेजनी, काउंट काबुल और गैरिबाल्डी के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिनमें योगदान इनका निम्नलिखित मतलब जो जो योगदान दिए उसे नीचे लिखा गया है। ठीक, यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं मेजनी का योगदान। मेजनी का योगदान क्या क्या था? ठीक, यहाँ लिखा गया है मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मेजनी को एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मेजनी कार्बोनरी दल का सदस्य था। अब जो हम इस जो लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे उसी से निकलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप ध्यान रखते जाइए। जैसे यहाँ पूछेगा कि मेजनी का संबंध किस दल से था, तो आप मारेंगे क्या? कार्बोनरी। उसके बाद 1830 की क्रांति में लोगों में उभरते राष्ट्रवाद भावना का फायदा उठाकर मध्य इटली तथा पूर्वी इटली का एकीकरण करना चाहा, परंतु मेटरनिख द्वारा दबा दिया गया। कहता है यहाँ पर कि मेजनी को एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, वहाँ कार्बोनरी दल का सदस्य था। यहाँ तक उनका परिचय दे दिया गया, और उसके बाद इनका योगदान बताया गया कि 1830 की क्रांति में लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना उभर रही थी, 1830 की जो क्रांति हुई थी जिसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन बताएं, उनमें जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी उसका उन्होंने फायदा उठाकर मध्य इटली और पूर्व जो इटली था उनका एकीकरण करना चाहा, परंतु जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था उनके द्वारा इसे भी दबा दिया गया। देखा गया पुनः 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। ठीक, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की, कब की है। ठीक, यहाँ लिख देंगे कि 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। 1847 ईस्वी तक मेजनी द्वारा किए गए सभी कार्यों को मेटरनिख द्वारा दबा दिया गया, क्योंकि 1848 तक मेटरनिख काल चल रहा था, इसलिए वह जो था जो मेजनी काम कर रहा था वो सभी को दबा दे रहा था। ठीक, इसके बाद लेकिन 1847 में मेजनी काल खत्म हो गया और पुनः जो मेजनी था वह इटली का एकीकरण करना चाहा, परंतु सर्दिनिया पिंडबाउंड का राजा इटली को एकीकरण में विलय नहीं देखना चाहता, मतलब वह इटली का एकीकरण नहीं देखना चाहता था। अतः जो आपसी मतभेद था उसी के कारण इटली का एकीकरण विरुद्ध हो गया, तब वह नहीं हो सका। ठीक, यही मेजनी का योगदान था। उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया कि सबसे पहले उन्होंने 1830 की क्रांति में जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उभर रही थी उनसे उन्होंने एकीकरण करना चाहा, परंतु मेटरनिख ने उसे दबा दिया गया। फिर 1831 और 1834 में क्रमशः यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की, लेकिन जो मेजनी था, जो मेटरनिख था वह इन सभी काम को ख़त्म कर देता था। फिर इसी कारण उन्होंने नहीं कर पाए। लेकिन जब 1847 में मेटरनिख काल खत्म हुआ तब सर्दिनिया पिंडबाउंड का राजा जो था वह इटली को विलय देखना चाहता था। ठीक, यही है मेजनी का योगदान। ठीक, अब अगला कहता है काउंट काबुल का योगदान। काउंट काबुल का योगदान देख लेते हैं। काउंट काबुल के योगदान में देखेंगे काउंट काबुल एक महान कूटनीतिक था। काउंट काबुल जो था एक महान कूटनीतिक, यानी जिसे कहते हैं कूटनीति पता लगाने वाला, भविष्य पता लगाने वाला, जो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काबुल इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। इन्होंने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से दोस्ती कर ली। ये देखिए, ये क्योंकि कूटनीतिक थे इसीलिए इन्होंने फ्रांस से दोस्ती कर ली। फ्रांस से ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती कर ली, क्योंकि इटली अकेला ऑस्ट्रिया को हरा नहीं सकता था, इसलिए वह फ्रांस से दोस्ती कर ली।
काबुल का नज़र मध्य इटली पर था। काबुल का जो नज़र था वह मध्य इटली पर था। वह मध्य इटली का एकीकरण करना चाहता था। फ्रांस को लोभ देकर ये भी कार्य पूरा कर लिया। वह मध्य इटली का एकीकरण करना चाहता था, तब भी वह फ्रांस को कुछ चीज़ का लोभ देकर उसका वो भी कार्य पूरा कर लिया। दुर्भाग्यवश 1862 में काउंट काबुल की मृत्यु हो गई। इस प्रकार वह इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। वो इतना काम कर दिए। वो क्या क्या काम किया उन्होंने? सबसे पहले क्या क्या, फ्रांस से दोस्ती करके ऑस्ट्रिया को हरा दिया और उसके बाद मध्य इटली का भी एकीकरण कर दिया। लेकिन वो 1862 ईस्वी में मृत्यु होगा उनका, वो मर गए। ठीक, अब अगला है गैरीबाल्डी का योगदान। गैरीबाल्डी क्या क्या योगदान दिया यहाँ लिखेंगे। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने सशक्त सेना की टुकड़ी से लाल कुर्ती का गठन किया। लाल कुर्ती के सहयोग से गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स को जीतकर सर्दियों में मिला दिए। पुनः हुआ पोप पर आक्रमण की योजना बनाई, परंतु काबुल की सहमति नहीं मिली। यही चीज़ जो है, यही चीज़ लघुत्तरीय प्रश्न में पूछता था कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। यही सेम टू सेम चीज़ वहाँ पर हम लिखे। यही सब मतलब शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन को मिला दिया जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। वहीं लिख देंगे गैरीबाल्डी क्या क्या काम किए। उन्होंने सिसिली और नेपल्स को जीत कर सर्दियों में मिला दिया। वो पुनः हुआ जो पोप पर आक्रमण की योजना बनाए थे, परंतु काउंट काबुल की सहमति नहीं मिली, जिससे वह यह काम नहीं किए। ठीक, हम देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न समझ गए। पहला नंबर प्रश्न था इटली के एकीकरण में क्या मेजनी, काउंट काबुल और गैरीबाल्डी के योगदान की चर्चा करें। ये समझ गए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप इसे याद कर लीजिएगा लिख के। अब दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? दूसरा नंबर प्रश्न कहता है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? अब इससे पीछे क्या देखे थे? इटली के एकीकरण में। वहाँ देखेंगे जर्मनी के एकीकरण में। यहाँ लिखेंगे जर्मनी का राजा विलियम प्रथम। जर्मनी का राजा कौन था? विलियम प्रथम। ये क्वेश्चन शायद शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया था, घुमा। हाँ, वो इस तरह विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। कैसे? ठीक, यहाँ लिखेंगे जर्मनी का राजा विलियम प्रथम एक राष्ट्रवादी था। मतलब वह राष्ट्र के बारे में सोचता था। वह पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। विलियम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। वह जानता था कि जब तक ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हम पराजित नहीं करेंगे, उसे नहीं हराएंगे, तब तक ये जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क विख्यात राष्ट्रवादी तथा कूटनीतिक था। ये भी कूटनीतिक थे और राष्ट्रवादी भी थे। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का विस्तार किया। बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना बनाए थे। इसके लिए बिस्मार्क लख्त एवं लौह की नीति का भी अवलंबन किया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। लख्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। ठीक, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से 3 युद्ध लड़े थे? पहला डेनमार्क से युद्ध। यह युद्ध डेनमार्क और पर्सा के बीच लग रहा था। पर्सा कैसे कहते? वही जर्मनी का कुछ हिस्सा था पर्सा। ठीक, यह युद्ध डेनमार्क और पर्सा के बीच हुआ था। इसमें पर्सा ऑस्ट्रिया के साथ लेकर डेनमार्क को पराजित कर दिया। इसमें क्या हुआ था? पर्सा जो था ऑस्ट्रिया के साथ लेकर डेनमार्क को पराजित कर दिया। सबसे पहले जो पर्सा था यह ऑस्ट्रिया से मिल गया और फिर उसे डेनमार्क को हरा दिया। अब उसके बाद ऑस्ट्रिया को ही हरा दिया। हाँ देखेंगे, इस युद्ध में पर्सा ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, ऑस्ट्रिया से युद्ध करने। और तीसरा युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। यह युद्ध सेडोवा में हुआ था, जो 1866 में हुआ था, जिसमें फ्रांस बुरी तरह से हार गया। फ्रांस पर्सा युद्ध में फ्रांस हार गया और तीनों युद्ध में पर्सा की जीत हुई। उसके बाद बिस्मार्क के कारण जर्मनी का एकीकरण हुआ था, क्योंकि वो 3 युद्ध लड़े थे, जिसके कारण सबसे पहले किसको? डेनमार्क को हराया, उसके बाद ऑस्ट्रिया को हरा दिया, उसके बाद फ्रांस को हरा दिए, जिससे वो आसानी से जर्मनी का एकीकरण कर पाए। ठीक, ये दूसरा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। ताकि राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण हैं और उसके प्रभाव क्या हैं। सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित है। पहला, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजय शक्ति से राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। ताकि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी यूरोप में 1789 ईस्वी में, तथा नेपोलियन की विजय शक्ति से राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। ठीक, जब राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ, यहाँ देखने की नेपोलियन की विजय शक्ति से और यूरोप में फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिससे
राष्ट्रवादी भावना को उदय हुआ। देखते हैं दूसरा क्या कारण था। नेपोलियन ने अपने द्वारा विजय प्राप्त राज्यों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाने लगा, ताकि नेपोलियन जिस जगह को जीता था वहाँ राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाने लगा। तीसरा, शिक्षित मध्यम वर्ग के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ, यहाँ तक कि जो शिक्षित था और वह मध्यम वर्ग का था तो वह राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करने लगा, क्योंकि वह शिक्षित था। तो इसी तरह राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यहाँ सबसे पहला क्या बताए थे कि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजय शक्ति से, और दूसरा जहाँ नेपोलियन जीता था वहाँ राष्ट्रवाद की भावना का विकास करा था। तीसरा, शिक्षित मध्यम वर्ग के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। ठीक, अब देखते हैं उदय के कारण। यहाँ क्या क्या पूछता था। सबसे पहले पूछता था कि उदय के कारण, उसके बाद उदय के प्रभाव। यहाँ लिखेंगे राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला लिखेंगे कि इसके प्रभाव से अनेकों क्रांति तथा नए राष्ट्र का उदय हुआ। जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उससे बहुत सारे क्रांति भी और अनेक राष्ट्र जो नया कई राष्ट्र भी का उदय हुआ। अगला है एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ होने लगा। इसके देखते देखते जब राष्ट्रवाद का उदय होने लगा तो इसके साथ साथ ही एशिया और अफ्रीका में भी राष्ट्रीय आंदोलन चालू होने लगा। अब तीसरा में पढ़े राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर होने लगा। था जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके बाद निरंकुश, जिसमें कोई अंकुश नहीं था, जो कोई काम नहीं करता था, उसका प्रभाव कमजोर लगा, मतलब वह कमजोर पड़ने लगा था जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। यहाँ देख लिया कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे कैसे हुआ और उदय होने से क्या क्या फायदा हुआ, मतलब उसका प्रभाव क्या हुआ। ठीक, अब यहाँ 3 नंबर प्रश्न तक समझ गए। अब देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। और यदि आपको वीडियो समझ आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो आपको दिक्कत होगा वो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक, अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। जुलाई 1830 की जो क्रांति हुई थी उसका हमें विवरण देना है, तो यह कैसे कैसे हुआ। यहाँ लिखेंगे जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स दशम के शासनकाल में हुई थी। जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स दशम के शासनकाल में हुआ था, जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबा रहा था। यह जो चार्ल्स दशम था यह फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की भावना उभर रही थी उसे दबा रहा था एवं क्रांति को भी दबा रहा था। चार्ल्स दशम ने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। चार्ल्स दशम ने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया था। पोलिगनेक प्रधानमंत्री बनने के बाद समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात बल की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकार देना प्रारंभ किया। बताया कि जब पोलिगनेक प्रधानमंत्री बना उसके बाद वह मतलब समान अधिकार देता ही नहीं था, मतलब सभी को बराबरी अधिकार नहीं देता था। जो अभिजात वर्ग थे, जो ऊंचा जाति के थे, उनके स्थापना के तथा उन्हें ज़्यादा अधिकार देने लगा ये निचली जाति से। ठीक, ये पोलिगनेक का काम था जब पोलिगनेक प्रधानमंत्री बना। उसके बाद पोलिगनेक के इस कदम को उदारवादियों ने अपने खिलाफ षड्यंत्र समझा। जो उदारवादी थे जिस पर यह शोषण कर रहा था उसको वे समझे कि हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है। प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरोध के जवाब में चार्ल्स दशम ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया गया। ताकि प्रतिनिधि सदन जहाँ प्रतिनिधि बैठते हों एवं उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरोध में, जो उदारवादी थे वो प्रतिनिधि सदन में पोलिगनेक के विरोध में चार्ल्स दशम ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। मतलब जो चार्ल्स दशम थे वो 25 जुलाई 1830 को उदारवादियों को दबाने का प्रयास किए थे। उदारवादी जो मतलब जिस पर शोषण किया जा रहा था, जिस पर पोलिगनेक ध्यान नहीं दे रहा था, अध्यादेशों के विरोध में कहता है कि फिर इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, जो फ्रांस की जुलाई 1830 से क्रांति करा। कहता है कि यहाँ पर जब चार्ल्स दशम उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया था तब फिर इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति छिल गई, जो जुलाई 1830 की क्रांति कराती है। पेरिस क्या, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, यहाँ पर क्रांति फैल क्योंकि जो उदारवादी थे वो मतलब उन पर शासन हो रहा था। वो यहाँ पर देखिए जब पोलिगनेक प्रधानमंत्री बना था वो क्या समझा था, वो क्या था, वो अभिजात वर्ग को ज़्यादा अधिकार देने लगा, जिससे जो उदारवादी थे वो समझे कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए उन्होंने क्रांति की, जो जुलाई 1830 की क्रांति कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं 5वां प्रश्न। ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसे देख लीजिए क्योंकि ये NCERT के टाइम में दिया गया। 5वां प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न कहता है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त वर्णन दे। यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वहाँ का हमें संक्षिप्त वर्णन देना है, संक्षिप्त परिचय देना है, वर्णन नहीं परिचय देना है। ठीक है। यूनान का अपना अतीत गौरवमय रहा है। यूनान का जो अपना अतीत मतलब पुराना चीज वो बहुत गौरव रहा है, क्योंकि इस देश से शिक्षा पाकर दूसरे देश विकास कर रहे थे। इस देश में बहुत सारी शिक्षाताओं से दूसरे देश से लोग वो शिक्षा पाकर अपने देश का विकास कर रहे थे, लेकिन यह खुद तरक्की नहीं कर रहा था। यूनान जो था यह खुद तरक्की नहीं कर रहा था, क्योंकि यह तुर्की के अधीन था। किसके अधीन था? यह तुर्की के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से यहाँ पर भी राष्ट्रवाद की भावना उभरने लगी। जब 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी की क्रांति हुई तो उसके बाद यहाँ पर भी राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी। फलतः तुर्की शासक के विरुद्ध अनेकों आंदोलन चलाए गए। जब राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी तो उसके बाद तुर्की शासक, जो तुर्की का शासक था, उसके विरुद्ध भी बहुत सारे आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए इन्होंने हितोलिया फिलाइक नामक गुप्त संगठन बनाया। इसके लिए आंदोलन करने के लिए इन्होंने हितोलिया फिलाइक नामक संगठन बनाया था, जिसका उद्देश्य यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था, यूनान को स्वतंत्रता दिलाना था। क्रांति के लिए मध्यम वर्ग का भी उदय हुआ। क्रांति करने के लिए मध्यम वर्ग का भी उदय हुआ। मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? जो बीच का वर्ग होता है, जिसमें छोटा मोटा जॉब वाले लोग आते हैं, टीचर आते हैं, डॉक्टर आते हैं। जब तुर्की शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को कुचल दिया गया, तब यह आंदोलन और बढ़ गया। जब यह कहता है कि जब तुर्की शासक के विरोध में लोग आंदोलन कर रहे थे, तब वहाँ के जो शासक थे वो कुचल दिए, जिससे यह क्रांति और भी बढ़ गया। इसमें इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन, महान कवि ये थे, इनकी भी हत्या कर दी, शहीद हो गए, जिसके कारण से यह पूरे यूरोप में आक्रोश ला दिया कि अब तो यहाँ से तुर्की को हटाना ही है, यहाँ पर तुर्की का शासन नहीं रहने देना है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें रूस, पर्सा, फ्रांस, इंग्लैंड एक साथ मिलकर तुर्की का विरोध किया। ये तीनों चारों देश जो महान देश थे, इन्होंने मिलकर तुर्की का विरोध किया। 1829 में एडिनोपुर की संधि यूनान और तुर्की के बीच हुई थी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एडिनोपुर की संधि कब हुई और किनके बीच हुई थी, ताकि जिसमें तुर्की हार गया। एडिनोपुर की संधि में तुर्की हार गया। अंततः 1832 में कुस्तुंतनिया की संधि के द्वारा यूनान को आज़ाद कर दिया गया। किस संधि के द्वारा यूनान को आज़ाद किया गया? कुस्तुंतनिया की संधि। और बल्बिया के शासक ऑटो को यूनान का राजा बनाया गया। ऑटो जो था, इसे यूनान का राजा बनाया गया था। ठीक। अब यहाँ पांचों पर समझ गए थे। हम सभी प्रश्न को विस्तार से और धीरे धीरे बताए थे। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम सभी प्रश्न को अस्थिर से बताए थे। और धैर्य रखकर आप पढ़िए और इन प्रश्न को आप नोट करके अच्छा तरीके से याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न एनसीईआरटी का था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और यदि आपने इससे पहले वाले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।